दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चल रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनमें वही क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो ये हुआ था पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, यानी उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। और ये जो नगर है ये 10 महाजनपदों में आता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक ये महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? यानी सिकंदर के समय में हुआ है। तो ये शासक हुए हैं घनानंद, यानी घनानंद सिकंदर के समकालीन थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट भी घनानंद थे। तो ये दोनों याद रखेंगे। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो ये घनानंद थे। और नंद वंश का अंतिम सम्राट पूछा जाए तो भी घनानंद थे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को आपको बताना है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था। तो ये इन्होंने भेजा था तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है किस नाम से? यानी देवनाम प्रियदर्शी नाम से इनको जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको दोस्तों ये बताना है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो अपने अंतिम दिनों में अपनाया था जैन धर्म को किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो ये थी पण। कौन सी मुद्रा? पण थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल थे, याद रखेंगे, पूछा जाता है।
और दोस्तों अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले एक बार अवश्य कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीटेड हैं परीक्षाओं के। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चंद्रगुप्त, माफ़ कीजिएगा, ये थे आपके आचार्य कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अन्य चीज़ों से संबंधित कंटेंट आपको स्टडी के लिए चाहिए तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र ये तक्षशिला था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो आपको बता दें, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इन्होंने कौन सी लिखा? इंडिका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो अशोक के शिलालेखों में ये प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी आपकी खरोष्ठी। कौन सी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ये पता लगाया था। और किसने लगाया था? अंग्रेज़ों ने। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इनकी सामाजिक अवस्था का मुख्य आधार परिवार था, याद रखेंगे। यानी हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार ये परिवार था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो देखिए, इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज था ये, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी टेराकोटा बोलते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा, याद रखेंगे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं सिंधुकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? चंदहूदड़ो। यानी ये निशान मिले हैं चंदहूदड़ो में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो हड़प्पा के समय ये शतरंज खेला जाता था। तो किस खेल का प्रचलन था? शतरंज का प्रचलन था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो एक पक्षी है फाख्ता, तो उसको हड़प्पावासी अपना पवित्र पक्षी मानते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक किसकी देन है? तो स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखेंगे। जो स्वास्तिक का आजकल हम प्रयोग करते हैं शुभ कार्यों में, तो वो किसकी देन है? वो हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिली है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो कपास को यूनानी सिंडॉन के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? सिंडॉन।
अगला प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। उस समय तो आधुनिक उपकरण थे नहीं, तो हल का ही प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो अभी ऊपर बताया मैंने कि ये शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा के समय व्यापार की ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान की जाती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली ये प्रचलित थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? यानी नगर और घर बनाने के लिए किस पद्धति को इन्होंने अपनाया? तो ये पद्धति इनकी थी ग्रिड पद्धति, यानी उस पद्धति को कहा जाता है कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो जल निकास प्रणाली थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है सैंधवकालीन मोहरों से। कहाँ से मिलती है? सैंधवकालीन जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वहाँ से लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये कौन सी लिपि थी ये पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे चित्राक्षर लिपि, यानी चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता था। और उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको पुकारा जाता है बेंड्रोफेंड्रम लिपि के नाम से, बेंड्रोफेंड्रम लिपि के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी सन 1947, यानी आज़ादी आपकी जानते हैं 1947 में मिली, उसके बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? तो सबसे ज़्यादा जो खोज हुई है वो कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में, याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि वहाँ पर लोथल एक जगह है, तो लोथल में हड़प्पा कालीन काफ़ी चीज़ें मिली हैं, बंदरगाह भी मिला है। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो त्रिस्तरीय हड़प्पा कालीन स्थल मिला है, यानी स्थल है, वो आपका धौलावीरा है। कौन सा स्थल है? धौलावीरा। अगला प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं किसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट पर वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए स्टडी कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।